हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस्ट्रो फिनटेक। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जनरल इलेक्शन जो आ रहा है इंडिया में 2024 में, जिसमें इंडिया गठबंधन है, बीजेपी है, तो उसका हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे। साथ ही साथ आपको बिल्कुल पूरा चार्ट के तरीके से समझाएंगे कि इंडिया गठबंधन की जन्म कुंडली किस तरीके से बता रही है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, बीजेपी की कुंडली कैसी है, नरेंद्र मोदी की कुंडली कैसी है, या फिर राहुल गांधी की कुंडली कैसी है। पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे, तो बिल्कुल डिटेल में विश्लेषण होगा। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं, नहीं आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल में डिस्कशन होगा। पूरा का पूरा चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कैसा रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ पूरा का सीट भी स्ट्रक्चर बताऊंगा कि बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को कितनी मिल सकती है, एनडीए को कितनी मिल सकती है, अदर्स पार्टियों को कितनी मिल सकती हैं। पूरा का पूरा डिटेल में विश्लेषण होगा। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए देखेंगे, सभी पॉइंट्स और पैरामीटर को ध्यान से समझेंगे। फिर भी अगर आपके मन में ऐसा डाउट आता है कि प्रोडिक्शन में कुछ गड़बड़ है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं आपको विश्लेषण करूंगा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करूंगा, इसमें कोई भी बाइस मेरा नहीं है। ना तो मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी बोलती है, जो एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन बोलते हैं, जो ग्रह नक्षत्र बोलते हैं, उसके हिसाब से मैं इसमें आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा बोल दिया कि ये भी जीत सकती है, वो भी जीत सकती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा। तो वीडियो को हम शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, कि इंडिया गठबंधन का क्या रोल है। तो अगर हम इंडिया गठबंधन की कुंडली देखें जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो 18 जुलाई 2023 को इंडिया गठबंधन फॉर्म हुआ था। 4:20 पर बेंगलोर में उसका आयोजन हुआ था, ठीक है, जिसमें 28 पॉलिटिकल पार्टियां थी। जिसमें कांग्रेस ने अनाउंस किया था कि इंडिया नामक गठबंधन उनको बनाना है, ठीक है। 18 जुलाई 2023 को वो बना था, दोपहर में 4:20 पर। तो अगर हम उसका चार्ट पढ़ेंगे तो इंडिया अलायंस का जो जन्म कुंडली है वो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है। चंद्रमा 9वें घर का स्वामी है, जो काफ़ी अच्छे नक्षत्र पुष्य में बैठा था उस टाइम पर जब हुआ था, और 10th लॉर्ड के साथ बैठा है। जबकि सूर्य जो है वो 9th हाउस में है, लक में है, तो कंजक्स है उसके साथ। तो 11th लॉर्ड मरकरी के साथ में वो सभी उसके हिसाब से बना रहा है, तो योग बना रहा है अच्छा, ठीक है। लेकिन अलायंस की परफॉर्मेंस स्टेट में अच्छी होगी। अगर एक कुंडली के हिसाब से देखा तो काफ़ी अच्छा योग बन रहा है, तो अलायंस की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। उदाहरण के लिए राज्यों में अच्छी होगी, थोड़े पूरे देश में नहीं बोल सकते। जैसे महाराष्ट्र में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, झारखंड में, इन राज्यों में इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हमको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी इंडिया गठबंधन जो है, अलायंस है, वो कामयाब होने के चांस उसको कम लग रहे हैं। अगर इस जन्म कुंडली के हिसाब से उसकी देखें, जब वो गठबंधन बना था तब से हम देखें तो, ठीक है। लेकिन कोशिश वो पूरी करेंगे, भले ही कामयाब होने के चांस कम है। लेकिन उनकी एक चीज़ है कि उनकी सीट्स थोड़ी बढ़ सकती हैं, और जो वोटिंग का परसेंटेज है, मतलब जो उनको वोट मिलते थे पिछली बार मिलते थे, उससे ज़्यादा वोट उनको इसमें इस बार मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं उनकी कुंडली को देखकर, ठीक है। तो ये तो इंडिया अलायंस की कुंडली हुई। अब हम इसके बाद जो कुंडली देखेंगे वो भारत देश की देखेंगे, क्योंकि इलेक्शन तो भारत में ही है। तो भारत देश में किस तरीके से घटनाक्रम बन रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, हम उसको भी समझेंगे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इंडिया गठबंधन में जो भी काफ़ी दल थे, उसमें से कई दल छूट भी चुके हैं ऑलरेडी। तो वो सब कुछ जन कुंडली में लिखा था कि इनमें मतलब आपस में बनेगी भी नहीं, एक दूसरे को भी आपस में सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से कई दल छोड़ के भी जाएंगे। वो पहले ही ऑलरेडी जन्म कुंडली में लिखा था, लेकिन उसका मैंने प्रेडिक्शन का वीडियो अपलोड नहीं किया था। लेकिन ये मैं वीडियो डिटेल में आपको अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आप ये जन्म कुंडली में जो आपको बता रहा हूँ उसको आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही नहीं है तो। अब हम बात कर देंगे भारत देश की। तो भारत देश का जैसा आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में हुआ था उसका, ठीक है, जो भी हुआ था। जो भारत देश का आपको मालूम है कि जब से आज़ाद हुआ था इंडिया, तब से ही उसकी कुंडली मानी जाएगी, ठीक है। तो समझते हैं उसको, क्योंकि चुनाव तो इधर ही है। तो अब चुनाव के समय की अगर हम बात करें तो शनि मीन राशि में होंगे, ठीक है, अगर इस कुंडली के हिसाब से देखें तो बीजेपी पार्टी ट्राई जरूर करेगी, ऐसा नैरेटिव भी सेट करेगी कि जिससे लोगों में पब्लिक इमेज उसकी अच्छी हो जाए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नैरेटिव क्रिएट करेगी। लेकिन बिम्बसोत्री दशा जो होती है वो मून की अंतर्दशा शुक्र की भी चलेगी, ठीक है उसमें। तो उसमें क्या होगा, अष्टम के शनि भी इफेक्ट करेंगे अपनी कंट्री के लिए। तो जिससे क्या होगा, वायलेंस होगा, स्कैंडल्स होंगे, नए नए कंट्रोवर्सीज होंगी। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको करेंगी, केंद्र सरकार को, क्योंकि जो सरकार चला रही है उसको ही प्रॉब्लम करती है कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो। फिर मून वीनस और राहु,
तीनों एक साथ जब पीरियड में आएंगे, जो 14 फरवरी से के आसपास से शुरू हो गए थे, तो 15 मई 2024 तक चलेंगे। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि जो भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी फीमेल्स वोटर को ज़्यादातर वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए, लॉन्च करने के लिए बोलेंगी, अपना मैनिफेस्टो में बताएंगी कि हम महिलाओं के लिए अच्छी स्कीम लाने वाले हैं। तो ऐसा सब कुछ होगा, लुभावनी स्कीमें आएंगी लोगों के लिए। तो ये सब कुछ कुंडली में लिखा हुआ है ऑलरेडी, डिकोड करने की ज़रूरत है, मैंने डिकोड आपको किया। और बंगाल मिथुन के द्वारा रूल्ड है, तो बंगाल में थोड़ा सा वायलेंस बढ़ सकता है और चुनाव में उसकी धांधली की भी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात कर देंगे बीजेपी का कुंडली किस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बीजेपी का कुंडली, तो ज़्यादातर उनके ग्रह अच्छे हैं। ठीक है, ज़्यादातर उनके जो भी ग्रह 3, 6, 10 और 11वें हाउस में बैठे हुए हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रवि योग भी बन रहा है बीजेपी की कुंडली में। जो रवि योग कब बनता है, जब सूर्य 10th में हो और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो 3rd हाउस में शनि के साथ हो, तब रवि योग बनता है। तो ये रवि योग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है बीजेपी पार्टी की कुंडली में, ऐसा योग है। दूसरा योग है स्ट्रगल वाला, जो बीजेपी काफ़ी टाइम पहले स्ट्रगल भी करती थी ना पार्टी, अभी तो एकदम राइज हुआ है। पहले स्ट्रगल करती तो कपटी योग बनता है, जो कब बनता है, मरकरी 9th हाउस में हो और नेचुरल पापी ग्रहों के साथ हो, तब वो कपटी योग बनता है। लेकिन वो तीसरा योग भी बन रहा है, नीच भंग योग भी बन रहा है बीजेपी कुंडली में। तो ये सब सारी जो मिक्स्ड सिग्नल है, उससे केवल एक ही चीज़ का इशारा मिलता है कि संघर्ष करते करते बीजेपी जो अभी इतने सालों से आई है, तो संघर्ष करते करते ही रहेगी। लेकिन अभी लीडरशिप पोजीशन में है, तो लीडरशिप पोजीशन में रहने के चांसेस हैं, क्योंकि उसकी कुंडली काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे अभी प्रेजेंट के टाइम पे लग रही है। अब हम बात करेंगे राहुल गांधी की कुंडली किस तरीके से बता रही है, मतलब राहुल गांधी का कैसा कुंडली का बिहेवियर है। तो हम राहुल गांधी की अगर हम बात करें कुंडली का, तो राहुल गांधी की कुंडली जन्म से ही थोड़ा सा ख़राब है। हालांकि उनका जन्म हुआ था 19 जून 1970 को दिल्ली में, तो उस टाइम पर उनकी कुंडली में क्या है, केमद्रुम योग बन रहा है और चंद्रमा कुंडली, चंद्रमा मतलब केमद्रुम योग बना रहा है। तो पापी ग्रहों से पीड़ित है चंद्रमा, तो उनकी इमेज तो थोड़ी ख़राब होगी। उनका परसेप्शन ऐसा बनाया जाएगा कि वो इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर हैं, उनमें कुछ नॉलेज नहीं है, देश को आगे नहीं ले जा सकते, ऐसा कुछ उनके बारे में नैरेटिव बोला जाएगा। लेकिन उनकी अंतर्दशा चल रही है शनि की, 21 मई 2024 से चलेगी, जो 28 मई 2027 तक चलेगी। तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी ज़रूर बढ़ेगी, जो उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बढ़ेगा, और जो भी स्ट्रगल उनका चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ थोड़ा सा उनका राइज भी होगा, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसको भी उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका स्ट्रगल चल रहा है तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसका मनोबल भी बढ़ता है। ठीक है, तो मैं तो अब सीधा राहुल गांधी के बाद सीधा नरेंद्र मोदी पे आ जाता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की कुंडली तो मुझे मालूम ही है किस तरीके से चल रही है, स्ट्रगल है थोड़ा सा, सीट शेयरिंग जरूर बढ़ सकती है, उनकी वोट शेयरिंग बढ़ सकती है। अब सीधा हम इसलिए नरेंद्र मोदी की कुंडली जी पे आ जाते हैं, कांग्रेस की कुंडली डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की अगर हम बात करें तो वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली है। ठीक है, अगर उनकी हम मार्स में दशा देखें, सैटर्न की दशा देखें, अंतर्दशा देखें, जो 6 जून 2024 से शुरू होगी, तो 6 जून 2024 तक चलेगी, सॉरी, तो उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है, गारंटेड मिल सकता है। कुंडली के हिसाब से ऐसे योग बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी भी आती है। लेकिन एक इसमें पेच फंसा हुआ है, जो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। फुल मेजोरिटी दिलवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसी लग रही है मुझे, क्योंकि शनि उनके पीड़ित हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रगल तो करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, पॉपुलैरिटी भी उनकी काफ़ी ज़्यादा है, कोशिश भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना ग्राफ बढ़ा पाएँ, अपनी सीट्स बढ़ा पाएँ, लेकिन वो कोशिश में कामयाब तो होंगे। पिछली बार जो सीट आई थी उस सीट से कम थोड़े आने के चांसेस लग रहे हैं। जो अभी बीजेपी ने नैरेटिव गढ़ा है कि अब की बार 400 पार, तो ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा कि 400 से पार बीजेपी की आ पाएंगी सीट्स। हालांकि सीट कम होंगी, लेकिन इतनी कम नहीं होंगी कि बीजेपी की सरकार ना बन पाए। तो सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अब मैं बता देता हूँ कि बीजेपी की सीट्स कितनी आ सकती हैं, एनडीए कितनी आ सकती हैं। तो अगर मेरा एनालिसिस माने, ठीक है, और जिस तरीके से मैंने कुंडली का विश्लेषण किया, चाहे वो कांग्रेस की कुंडली का भी विश्लेषण किया, हालांकि इस वीडियो में नहीं बताया क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका था। राहुल गांधी का मैंने कुंडली का विश्लेषण किया, इंडिया गठबंधन का किया, क्योंकि फुल फ्रेम में तो इंडिया गठबंधन ही अभी है, उसका विश्लेषण किया, बीजेपी पार्टी का विश्लेषण किया, नरेंद्र मोदी जी का किया। सभी का विश्लेषण के हिसाब से मेरे हिसाब से एनडीए की 305 सीट, क्योंकि ये जो साल है 2024 का, वो सैटर्न बेस पे है, शनि इस पे रूल करेगा। ठीक है, अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो 8th नंबर का शनि का हाउस है। ठीक है,
तो उसके हिसाब से देखा तो नरेंद्र मोदी के फेवर में आ सकता है, क्योंकि उनका 8th नंबर ही ज़्यादा फेवरेबल है, सनी उनको सपोर्ट करता है। तो 305 सीट एनडीए के आने की चांसेस मुझे लग रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। इंडिया गठबंधन की सीट्स की अगर हम बात करें तो 142 सीट्स के आसपास हमको दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि 142 सीट्स के आसपास इंडिया गठबंधन को देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं अदर्स पार्टियां की, जो दूसरी पार्टियां जो किसी भी गठबंधन में नहीं है, तो 96 सीट्स के आसपास उनको मिल सकती हैं। अब इसमें आप एरर देख सकते हैं, ±10% कर सकते हैं। जो भी पार्टियां हैं तो मिनिमम मैक्सिमम आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि मैंने जो छोटे सी वीडियो में प्रयास किया समझाने को, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाने का अपनी तरफ से कोशिश किया। सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आपके पास रखे, आपके पास कुंडली भी रखी, तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं और रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा वो कमेंट करके आप ज़रूर लिखिए। भले ही आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हों, एक निष्पक्ष करना ज़रूरी होता है। थैंक यू।